स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने एसी थ्रो इंडक्टर, एसी थ्रो रेजिस्टर और एसी थ्रो कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया हुआ है और उनके एक्सप्रेशंस भी निकाल लिए हैं। बट आज हम करेंगे एसी थ्रो LCR सीरीज सर्किट। मींस सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर तीनों हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये सीरीज़ में लगे हुए हैं तीनों, और इनको EMF हमने बैटरी से प्रोवाइड किया है। कौन से नेचर की? अल्टरनेटिंग नेचर की EMF प्रोवाइड किया है हमने। ठीक है, तो अब हमें पता है, आपने वीडियोस में देखा होगा कि जब LCR तीनों ही लगे होते हैं सर्किट में, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इम्पीडेंस में। उसका एक्सप्रेशन भी निकालेंगे इस आर्टिकल में। तो अब देखो कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी? VL डेवलप होगी, हमें पता है। कैपेसिटर के अक्रॉस VC होगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस VR होगी। ठीक है, और EMF हमने दी है बैटरी से, E=E0 sin ओमेगा t। तो अब देखो, अब हम सीधा फेज़र डायग्राम बना लेंगे इस पूरे सर्किट में से। जैसे देखो कि हमें पता है कि जब सिर्फ रेजिस्टर लगा होगा सर्किट में, तो हमें पता था, हमने किया कि करंट और वोल्टेज वो इन फेज़ होंगे। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने ड्रॉ कर दिया कि जब सिर्फ रेजिस्टर होगा सर्किट में, तो I और VR की सेम डायरेक्शन, मींस फेज़ एंगल ज़ीरो है, फेज़ डिफरेंस ज़ीरो है। ठीक है, जब इंडक्टर आ जाएगा अकेला, तब क्या होगा? वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 आगे चली जाएगी। तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग VL लिख दी मैंने, जो कितना एंगल चली गई करंट से आगे? π/2। जब कैपेसिटर लगेगा सर्किट में, तो क्या है? करंट पीछे रह जाएगा, करंट आगे चला जाएगा π/2 से, वोल्टेज जो है पीछे रह जाएगी। ठीक है, तो करंट अगर इस डायरेक्शन में है, ये दिख रहा है हमें, तो वोल्टेज जो कैपेसिटर लगा होगा तो वो पीछे चली जाएगी π/2 एंगल से। तो मैंने इस तरफ VC लिख दिया होगा। ठीक है, इस डायग्राम में ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं। अब देखो, VL मैंने y डायरेक्शन के अलॉन्ग ली है, VC मैंने y प्राइम डायरेक्शन मीन्स नेगेटिव y के अलॉन्ग ली है, I एंड VR मैंने x एक्सिस के अलॉन्ग लिए हैं। अब देखो, हम देख सकते हैं, देखो अगर इस तरफ हम बोलें कि सपोज़ इस तरफ मेरी फोर्स 10 न्यूटन है और इस तरफ 5 न्यूटन है, रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? ऑफ कोर्स रिजल्टेंट फोर्स इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि पहले इस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा थी। कितनी होगी रिजल्टेंट? 10 - 5 न्यूटन। जो भी आंसर आएगा वो इस डायरेक्शन में ही लगेगी। सिमिलरली हमें पता है कि I से VL π/2 आगे है, पर VC π/2 पीछे है। तो ऑफ कोर्स VL इज़ ग्रेटर देन VC इफ़ दिस होल्ड्स। तो हमें पता है कि अगर हम VL - VC निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि VL ग्रेटर देन VC है। तो मैंने ये VL - VC लिख दिया, ऊपर की तरफ ही होगा नेट। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो मैंने क्या किया, EMF मैंने जो रिजल्टेंट है, अगर VL - VC इस तरफ आया है, ठीक है, एंड VR तो इस तरफ ही रहेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ होगा? अगर एक कंपोनेंट इस तरफ है, दूसरा इस तरफ जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों के बीच लाई करता है। ठीक है, विद सम एंगल। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ लाई करेगा? अगर एक्स एक्सिस अलॉन्ग वोल्टेज VR ली है, y की तरफ VL - VC है तो वोल्टेज ही, तो इन दोनों का जो वोल्टेज होगी रिजल्टेंट वो किस तरफ होगी? इन दोनों के बीच, जिसको E लिख दिया मैंने, उन दोनों के बीच लिख लिया विद एंगल थीटा। ठीक है, अब हमें पता है VL क्या होती है? I × XL। XL इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस। VC क्या होगा? I × XC। XC इज़ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और VR क्या होगा? IR। अब इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OB एंड A, ये वाला, इसमें हमने क्या निकाला? हाइपोटेन्यूज रूल लगा दिया, क्योंकि राइट एंगल है। ठीक है, राइट ट्रायंगल है, तो OB की वैल्यू निकाली। OB हमारा E है, आप अच्छे से देख के सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। OA हमारा VR लिखा जाएगा, AB को VL - VC लिखेंगे। ठीक है, जैसे अब देखो
ओ बी को ई, ओ ए को वी आर एंड ए बी को वी एल माइनस वी सी। तो क्या बन जाएगा, ई क्या आ गया हमारा इक्वेशन 2 में, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। यहाँ से ई की वैल्यू निकाल ली, कैसे, वी आर को आई आर लिख दिया, वी एल को आई एक्स एल, वी सी को आई एक्स सी। हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी थर्ड इक्वेशन में, आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब हमें पता है जब तीनों सर्किट में होते हैं तो हम उस फुल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, विच इज डिनोटेड बाय जेड। तो इस चीज़ को हमने z से डिनोट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, आई इज टू ई बाई जेड, या हम लिख सकते हैं z की वैल्यू को आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स की का होल स्क्वायर और अंडर रूट, सबका अंडर रूट, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गई इक्वेशन। अब एक्स एल को ओमेगा एल लिख सकते हैं, ये ओमेगा साथ में ही आएगा, एल मतलब सबस्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, ओमेगा एल और ओमेगा सी ऐसे साथ में लिखने हैं, मैंने थोड़ा सा नीचे लिखे हुए हैं, गलत है ये। तो z क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, क्लियर है। ये तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया इम्पीडेंस का, ये वाला लास्ट एक्सप्रेशन इस आर्टिकल का। आगे स्पेशल केस है कि सपोज़ कर लो कि हमने क्या कर दिया, कैपेसिटर को हटा दिया सर्किट में से, तो एल आर सर्किट रह गया। अगर कैपेसिटर हट गया तो एक्सी ज़ीरो हो गया, एक्सी ज़ीरो पुट कर दो ऊपर, तो आपके पास इम्पीडेंस क्या रह जाएगा, इक्वेशन 2 वाला, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि इंडक्टर को हटा दो रजिस्टर मतलब सर्किट में से, तो एक्स एल ज़ीरो हो गया, मीन्स अगर इंडक्टर नहीं रहेगा उसके अकॉर्डिंग या उसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा तो वो भी नहीं रहेगा, तो एक्स एल भी ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, जेड प्राइम क्या रह गया, आर स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 3 रह जाएगा, क्लियर है। ये स्पेशल केसेस थे, वैसे मेन एक्सप्रेशन यही है हमारा ऊपर वाला। अब देखो स्पेशल केसेस में मैंने पहले केस को z प्राइम से डिनोट किया है, सेकंड केस को z डबल प्राइम से। क्यों, क्योंकि z सिर्फ z वो नॉर्मल था जब तीनों थे, जब सिर्फ कैपेसिटर ज़ीरो कर दिया, इंडक्टर और रेजिस्टेंस रह गए तो z प्राइम बन गया, ठीक है। और जब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस रह गए तो जब इंडक्टर और रेजिस्टेंस थे तो z प्राइम बन गया, जब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस थे तब z प्राइम बन गया, डबल प्राइम बन गया, ठीक है। तो ये स्पेशल केसेस थे, इम्पीडेंस कैसे चेंज होता है अगर इंडक्टर या रेजिस्टेंस है सर्किट में और कैपेसिटर या रेजिस्टेंस है, क्लियर है।